अब जैसे उदाहरण के तौर पे आम आदमी पार्टी की मैंने बात की, तो वहां पे तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। अब इतना तो पता है जी, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कम से कम कांग्रेस यहाँ से दफ्तर बंद करके तो जाने वाली नहीं उनकी पार्टी, जिसके पास विकास के नाम पर, जनहित के नाम पर, लोगों को सहूलतें देने के नाम पर, सिवाय सांप्रदायिक जहर घोलने के, हिंदू मुस्लिम करने के, पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर लोगों को बरगलाने के और कुछ नहीं। चीफ मिनिस्टर उस मंच पे बैठा है और आप इतना वाहियात बयान दे सकते हैं। आपने सिखों और मुस्लिम्स को, उनके धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर जड़ से उखाड़ने की बात की। ये छत्तीसगढ़ में जो आज देखो आप जिस तरीके से गोदी मीडिया दिखा रहा है, ये 1.5 साल पुराना बात है। आपने तो इस देश के अंदर संविधान को ही मजाक बना के रख दिया। इन्हीं 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हैं जिनका नाम है जगदीप सिंह जी। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी काम किया हुआ अभी तक और पत्रकारिता के बाद ये राजनीति में हैं। इन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के कई सारे मीडिया हाउसेस में काम किया। तो सीधी इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जर्नलिज्म को छोड़ के पॉलिटिक्स में कैसे, क्योंकि जर्नलिज्म तो एक बहुत बड़ा फील्ड है, आपने इतने सारे मीडिया हाउसेस में काम किया और फिर पॉलिटिक्स में। रणवीर जी, आपके इस मंच के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे मौका दिया। ये सवाल स्वाभाविक है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने करीब करीब 2.5 दशक अपनी ज़िंदगी के तबाह कर दिए। आई जस्ट वुड लाइक टू से that I had spoiled 24 years of my life, precious 24 years of my life in this particular profession। तो आज मैं ये बात कह रहा हूँ आपको और अफसोस होता है। आज हम देखते हैं जिस तरीके से लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अलगनीज जो है वो जर्नलिज्म करके आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियाँ आज समुचे देश में बनी हुई हैं और विडंबना है ये इस देश की, दुर्भाग्य है कि जितने बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, उन्होंने एक जरिया, एक फ्रंट बना लिया मीडिया को। और आज ये दरबारी मीडिया, ये चरण चुंबक जिसे हम कहें, ये मीडिया जो है ये ऐसे सूरत हवाल में आ चुका है कि अपनी क्रेडिबिलिटी को खो चुका है। चंद एक पत्रकार जरूर आप उंगलियों पे गिन सकते हो, मैं समूचे देश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक पहला तो ये मैं कारण मानता हूँ। दूसरा, मैंने अपने जीवन में बहुत बोल्ड जर्नलिज्म किया जी। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम और अफसर मैंने रेड हैंडेड रिश्वत लेते पकड़े हैं जी। करीब 24 बिलियन रुपीस वर्थ स्कैम जो है आई हैड एक्सपोज्ड। तो दुख इस बात का होता है कि आप एक ऐसे करप्ट कर्मचारी को पकड़ते हैं, अफसर को पकड़ते हैं जिसने दुनिया भर के तमाम ढंग अपना रखे हैं कि वो पकड़ा ना जाए। और इनफैक्ट ये काम जो है ये एसीबी का था या विजिलेंस का था। अपनी जान को सांसद में डाल के जब आप ये करते हैं और आप देखते हैं कि 4 महीने बाद वो फिर बहाल हो जाता है जी, तो कहीं ना कहीं मन में वो फिर एक मलाल रह जाता है। और मुझे लगा जो मैं कलम से नहीं कर सकता, तो एक आखिरी उम्मीद जो है वो राजनीति इसलिए है क्योंकि यहाँ अगर आप साफ नीयत से आते हैं, आपका ईमान गड़बड़ाने वाला नहीं है, डोलने वाला नहीं है, और आप चाहते हैं कि आप जनहित में कुछ करें, तो आई थिंक दिस वुड बी द ओनली प्लेटफॉर्म विच आई कुड से कि जो बचा है जिस पे आप खड़े होकर लोगों के हित में काम कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ सर, जर्नलिज्म को छोड़ते ही आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और आम आदमी पार्टी को भी अब आप छोड़ दिए और उसके बाद अभी आप कांग्रेस में हैं। तो आम आदमी पार्टी को छोड़ने के पीछे क्या रीजंस थे? मैं संशोधित करूं, इनफैक्ट आई हैव नॉट अबैंडन्ड दिस पार्टी। दिस पार्टी हैड शोन सच अ refill grin or a resigned shrug to the people who are working from different segments of the masses। तो जिस पार्टी का कार्यालय 10 महीने से बंद हो, जिस पार्टी का एक भी पदाधिकारी पिछले 10 महीनों से प्रदेश में आया ही ना हो, फोन करने के बाद भी आपकी बात ना सुनी जाए, क्योंकि देखिए जब आप किसी सियासी तंजीम में होते हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, आप चेहरा है पार्टी का और उसके साथ साथ आप लोगों के बीच भी हैं,
तो आपकी पहली जिम्मेदारी, आपकी जो नैतिक पहली जिम्मेदारी है वो आपके लोग हैं जी। तो एक ऐसी पार्टी जिसने एक तरह से जम्मू के लोगों को ख्वाब दिखाया, ये जताने की कोशिश की कि वही एक अब एंटीडोट बचे हैं, विकल्प बचे हैं, और उसके बाद उन्होंने एकदम से कन्नी काट ली। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे पास कोई हल बचा ही नहीं था, और मेरे जैसे बहुत से नेता ऐसे हैं। देखिए, एक चीज़ और यहाँ मैं जोड़ दूँ, कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि वो एक पार्टी को छोड़े फिर दूसरी में जाए, दूसरी को छोड़े तीसरी में जाए। तो आम आदमी पार्टी हमें छोड़ के गई, हमने नहीं छोड़ा, और आज मैं इस मंच से ये भी कह दूँ, कांग्रेस दूसरी और आखिरी पार्टी होने जा रही है। जितना भी जीवन मेरा बचा है वो इसी पार्टी में है, इसी पार्टी को समर्पित है, क्योंकि ये एक सेकुलर विचारधारा वाली पार्टी है। और जो आम आदमी पार्टी, जिन चीज़ों को देखकर हम आम आदमी पार्टी में आए थे, मसलन निःशुल्क बिजली की बात थी, पानी की बात थी, तो उससे कहीं आगे बढ़ के आज कांग्रेस जो है वो न केवल बुनियादी ज़रूरतों पे बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण रखती है, अलादा इसके जैसे अग्निपथ पे बड़ा साफ कांग्रेस ने कर दिया कि हम जो अग्निवीर सेवा है इसको ख़त्म कर देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की बात है। 500 रुपये का गैस सिलेंडर जो है वो कांग्रेस जहाँ पे आधारित सरकारें हैं वहाँ पे मिल रहा है। तो लिहाजा वो तमाम चीज़ें यहाँ मुझे लगा लोगों के लिए अवेलेबल हैं। कांग्रेस समझती है उन चीज़ों को बड़ी संजीदगी और बड़ी बारीकी से। तो यही वो वजूहात थी कि मैं आम आदमी पार्टी से। तो सर, जिस तरह से आप आम आदमी पार्टी में रहे और जिन वजूहात से आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी, अगर कांग्रेस में भी उसी तरह का कुछ हुआ तो आगे फिर आप क्या करेंगे? देखिए, एक तो ये चीज़ जहाँ मैं आपका बड़ा उम्दा सवाल है। परिस्थितियाँ, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र विशेष में चले जाएं, परिस्थितियाँ आपको जटिल और विकट मिलती ही हैं जी। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कैसे काम करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आम आदमी पार्टी की मैंने बात की, तो वहां पे तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। अब इतना तो पता है जी, कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कम से कम कांग्रेस यहाँ से दफ्तर बंद करके तो जाने वाली नहीं उनकी तरह जी। तो बस ऐसी स्थिति जो है वो ना हो। तो बाकी ये आपके ऊपर है। आप अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप अपने लोगों के प्रति समर्पित हैं, आप अपने लोगों के हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो कांग्रेस एक बेहतरीन पार्टी है। अनुभव को और आपकी काबिलियत को पहचानने वाली पार्टी है। मुझे यकीन है, खास तौर से वकार रसूल वानी साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, मुझे लगता ही नहीं कहीं कोई दिक्कत आएगी। तो सर, अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी का पिछले एक दशक कह देते हैं, उनका तो विजय रथ रुका नहीं। तो 2024 के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जब हम बीजेपी के विजय रथ की बात करते हैं कि 2 मरतबा सरकार बनाई, तो इसी तरीके से आप देखिए यूपी ने भी 2 मरतबा सरकार बनाई थी। लेकिन आज जो परिस्थितियां बन चुकी हैं समूचे देश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नितांत कठिन, नितांत जटिल, और मैं कहूँगा कि इस तरीके के सूरत हाल बन चुके हैं कि ये अब ख्वाब में भी भूल जाएं कि ये सत्तासीन होंगे। पहली तो ये बात। दूसरी बात, एक ऐसी पार्टी जिसके पास विकास के नाम पर, जनहित के नाम पर, लोगों को सहूलतें देने के नाम पर, सिवाय सांप्रदायिक जहर घोलने के, हिंदू मुस्लिम करने के, पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर लोगों को भरगलाने के और कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में आज भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, उदाहरण के तौर पे अभी हाल आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ जी। एक चीफ मिनिस्टर उस मंच पे बैठा है और आप इतना वाहियात बयान दे सकते हैं। आपने सिखों और मुस्लिम्स को, उनके धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर जड़ से उखाड़ने की बात की, फिर आप बाद में माफी मांगते हैं सिखों से। तो मतलब आप क्या बताना चाहते हैं कि मुस्लिम्स के खिलाफ आप जो मर्जी बोलो, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब इस तरीके के हालात आपने इस मुल्क में बना दिए। और कोई मतलब, जब आप ऐसी बात भी करते हैं और उसके बावजूद मतलब पार्टी की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। और चुनाव के दौरान तो आपने मतलब हालात ऐसे बना दिए, कहीं देख लीजिए अभी ये छत्तीसगढ़ में जो आज देखो आप जिस तरीके से गोदी मीडिया दिखा रहा है, ये 1.5 साल पुराना मामला है। 108 से ज्यादा के 110 के ज्यादा तो मोबाइल पकड़े गए हैं, लैपटॉप बरामद हुए हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर की
धनराशि बरामद हुई है, 400 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, 72 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है। आज जब 3 दिन रह गए हैं और वो आप ही की सरपरस्ती में जो एजेंसी थी उन्होंने उसके ऊपर जांच की है, लेकिन आप दिखाना क्या चाहते हैं जी? आपने तो इस देश के अंदर संविधान को ही मजाक बना के रख दिया है और जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो आप देखेंगे अब जिस तरीके से इन्हीं 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सर, जिस तरह से हम डेली सुनते रहते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, कल चुनाव होंगे, परसों होंगे, नेक्स्ट मंथ होंगे या नेक्स्ट ईयर होंगे, लेकिन काफ़ी समय से सिर्फ ये बातें ही चल रही हैं। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवा रही? जब आईना आपके सामने हो जी और आईने झूठ नहीं बोलते जी तब आपके पास कोई विकल्प बचता ही नहीं। जी वो जो 25 नमूने मैं कहूंगा जिनको चुनकर विधानसभा में भेजा था, आपको याद होगा मोदी साहब की वो ललकार रैली, तब वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, जी ऐतिहासिक मैं कहूंगा ललकार रैली। तो उसमें जिस तरीके से जन सलाह उमड़ा, लोगों को जो एक उम्मीद जगी, ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, उसके बाद इन्होंने, मैं खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात करूं तो ये तो मैं कहूंगा नपुंसक किस्म के नेता हैं। जी दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद जब शपथ समारोह में पाकिस्तान को और आतंकियों को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए चुनाव का क्रेडिट दे रहे तो डॉक्टर निर्मल सिंह उनकी बगल में बैठे थे। इनकी इतनी मजाल नहीं, उनके मुंह पे दही जमा हुआ था, एक शब्द नहीं ये बोले। जी मैं आपको ऐसी 1000 मिसालें दे सकता हूं। इन लोगों ने सिवाय अपनी जेबें भरने के कथित तौर पर लोगों के हित में कुछ नहीं किया और वो दिख रहा है। तो आप ऐसी सूरत हाल में अगर ये चुनाव करवाएंगे तो आप अंदाजा लगा लें। और इतना बड़ा मैं कहूंगा ये मानवाधिकारों का हनन है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कि आप करीब करीब आज 9 साल होने को आ गए, आपने जो एक्सपेरिमेंट्स करने थे आपने दबा कर किए। आपने कहा यहाँ पर हम धारा 370 की टूटन के बाद आमूल चूल किस्म का परिवर्तन ला देंगे, यहाँ हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, दुनिया भर की चीजें जो है वो बदल जाएंगी। लेकिन क्या हुआ? तो ऐसी स्थिति में अगर ये चुनाव कराते तो मुंह के बल गिरेंगे, ये जग विदित है। लिहाजा इनका जब तक जोर चलेगा ये चुनाव नहीं होने देंगे। सर, लोगों में ये भी उम्मीद जागी थी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि शायद कांग्रेस दोबारा फ्रंट फुट पे आए और लोगों के लिए काम करे, लेकिन अभी उस भारत जोड़ो यात्रा का कुछ आउटपुट नजर नहीं आ रहा। मतलब क्या रहा उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या रहे भारत जोड़ो यात्रा के? क्या जनाब बात कमाल रहे, मैं तो हैरान हूँ आपने जिस तरीके से इस बात को उठाया। पता नहीं आपका दृष्टिकोण है, पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन आप सच को झूठ के मुलम्मे में लपेट कर जितना मर्जी सलीके से परोसने की कोशिश करे, सच सच होता है। राहुल गांधी साहब जब भारत जोड़ो यात्रा में उतरे, आप एक बार सिर्फ पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, उनकी वो तस्वीरें देख लीजिए। दीनहीन लोगों को, गुर्बत और मुफलसी में डूबे लोगों को गले से लगाने की, और फूट फूट कर रोए लोग उनके साथ। तो जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की, कश्मीर से कन्याकुमारी और बाद में लद्दाख भी जुड़ा, तो भारत जुड़ा है। लोगों को एक उम्मीद जगी है कि एक ऐसा शख्स जो, देखिए, कभी वो आपने देखा ये इन चीजों का कोई मतलब है, इट्स नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट। कभी कहीं वो कोयला खदान में चले जाते हैं, कभी किसी जगह वो जाकर किसी बढ़ई लोग जो बैठे हैं, बढ़ई गिरी का काम कर रहे हैं, उनके पास बैठ के काम करते हैं, टेबल कुर्सी कोई बनाते हैं। तो ये किस लिए है? वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे उनको पता होगा कि समाज के किस वर्ग को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, एंड द टाइम विल कम व्हेन ही विल विंडिकेट ऑल दोस थिंग्स। तो भारत जोड़ो यात्रा ने समुचे देश को जोड़ा है और इनके रातों की नींद हराम कर दी। यही तो कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस किस तरीके के शगुफे जो है मोदी मीडिया के जरिए उन्होंने छोड़े, किस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन लोगों ने राहुल गांधी साहब को खुले हाथों से लिया, बालगीर होकर लोग उनसे मिले, और आज उसी का नतीजा है कि कांग्रेस जो है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए आपके सामने है, फिर चाहे वो कर्नाटक की बात है, हिमाचल प्रदेश की बात है, अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, मिजोरम की बात कर लीजिए,
छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, तो आप इन 5 राज्यों में आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस न केवल सत्ता आसीन होगी बल्कि बहुत बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आएगी जी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है। जी, तो हमारे सभी सवालों के आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि इंडिया अलायंस का जो चेहरा है वो कौन है? देखिए, पहली तो बात ये कि ये जो इंडिया गठबंधन हमने बनाया, आपने देखा इसके नाम से ही पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए बीजेपी के, और आपने देखा ये इस गठबंधन को बनाने के पीछे की मंशा बड़ी साफ थी। जब एक हाकिम सत्ता लोलुप में किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वो सरकारी जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर चुका है, वो विपक्ष के नेताओं को जबरन और झूठे आरोपों में सलाखों के पीछे धकेलने से गुरेज नहीं करता, वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत के फैसलों को दरकिनार करने में कहीं कोई उसे लेश मात्र भी कोई किसी तरीके का उसको कोई उसमें मुझे लगता नहीं कि कोई अफसोस फील होता है या उसको लगता है कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की भी कोई एक वैल्यू है, इस मुल्क का सर्वोच्च अदालत है, सबसे बड़ा मैं कहूँगा न्यायिक इदारा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जरूरी हो गया था कि गठबंधन जो है वो एक के बदले एक खड़ा करे। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक साहब का वो बयान, और वो एक बिल्कुल ये ठीक वैसा एक मतलब राजनीतिक विचार है, आइडिया है जो वीपी सिंह साहब के टाइम पे हुआ, और ये जरूरी था। आज जो परिस्थितियां बनी हैं वो इस हिसाब से बनी है कि पहली मंशा ये है कि मोदी साहब के उस अहम और अहंकार को, जिस इंसान ने इस देश को एक तरह से 2-4 रसूखदारों और रईसजादों की यहाँ गिरवी रख दिए, बिजली से लेके पानी तक और सड़क से लेके रेलवे और हवाई जहाज तक हर चीज जो है वो उनके हवाले कर दी। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन की पहली प्राथमिकता है इनके सत्ता और सड़क से लेके रेलवे और हवाई जहाज तक हर चीज जो है वो उनके हवाले कर दी। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन की पहली प्राथमिकता है इनके सत्ता के उस चिरपरिचित अहंकार को जमीन पर पटकना। रही बात जो आपने सवाल किया कि लीड कौन करेगा, देखिए संभावित चेहरा राहुल गांधी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इससे करीब करीब तमाम वो 26 के 26 विपक्षी दल बड़ी संजीदगी से कबूल करते हैं। लेकिन अभी प्राथमिकता वो नहीं है, अभी प्राथमिकता ये है कि इंडिया गठबंधन बना रहे, क्योंकि ये तोड़ने की हर भरसक कोशिश की जा रही है। ईडी किस तरीके से, मतलब मैं तो कहूंगा ये झूठ का पलंदा बन चुकी है ये जांच एजेंसी। प्रवर्तन न्यायालय की जगह इसका नाम तो निदेशालय की जगह इसका नाम तो झूठ का निदेशालय होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारी पहली प्राथमिकता है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है वो पूरे जोशो खरोश के साथ सत्ता पक्ष के सामने खड़ा रहे, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि राहुल गांधी साहब ही वो चेहरा होंगे जो इस देश को न केवल लीड करेंगे बल्कि आने वाले वक्त में इस देश के बड़े सजग और मैं कहूँगा एक ईमानदार छवि वाले प्रधानमंत्री होंगे जिन्हें किसी भूमिका की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।